साथियों, मैं शैल्य प्रकाश वर्णवाल, चेयरमैन एचबीसी स्किल डेवलपमेंट एलएलपी, आप सभी का एचबीसी के ऑनलाइन क्लासरूम में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज आपको हम अकाउंट्स के बारे में कुछ और आगे बतलाने जा रहे हैं। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अकाउंट्स को बेहतर तरीके से सीखिए और समझने का भी पूरा प्रयास कीजिए। साथियों, आप अगर ऑफलाइन क्लासरूम हमारा ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए आई बटन पर आपको हमारे सारे ऑफलाइन क्लास के बारे में जानकारी दी गई है। आप वहां देख करके जो इंस्टीट्यूट है वहां जाकर के विजिट कीजिए और आप वहां एडमिशन लेकर के ऑफलाइन क्लास को भी ज्वाइन करके बेहतर कंप्यूटर आप सीख सकते हैं। यदि आप अकाउंट्स के पुराने वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप ऊपर दिए गए आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे देंगे, आप वहां जाकर के चेक कीजिए और पुराने वीडियो को भी देखिए ताकि आपको ये अकाउंट्स का जो वीडियो है ये पार्ट आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा और आप आसानी से इस पार्ट्स को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। साथियों, आज हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि क्या क्या चीज आप इस वीडियो में सीखेंगे। सबसे पहला जो आपको आज सीखने को मिलेगा वो है परचेज सिस्टम, खरीद प्रणाली। आप किस तरह से मार्केट में सामान को परचेज करेंगे, उसकी क्या क्या प्रक्रियाएं हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, हम उसके बारे में आज इस वीडियो में समझने वाले हैं। आगे जो हम समझेंगे वो है सेल्स एंड मार्केट सिस्टम। सेल्स एंड मार्केट सिस्टम का मतलब होता है बिक्री और बाजार प्रणाली। आप किस प्रकार से ग्राहक से तालमेल मिलाएंगे और किस तरह से अपना मार्केट में अपना दुकान को खड़ा करेंगे या कोई बिजनेस जो आप कर रहे हैं उसको आप खड़ा करेंगे ताकि भविष्य में आप अच्छा खासा उससे अर्निंग कर सके और अपने भविष्य को बेहतर कर सके, उसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। आगे जो हम चर्चा करेंगे वो है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली। इसमें आप सामानों का सारा लेखा जोखा आप आसानी से रख सकते हैं और उसके बारे में आप इसका उपयोग आसानी से कर पाएंगे, तो वो उसकी भी हम पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें और देखते रहें कि कैसे हम इस सब का उपयोग करके हम अच्छा सा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपके पास जो पहला ऑप्शन है खरीद प्रणाली, परचेज सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं। इसमें जो आपको सबसे पहले जो परिभाषा इसकी होगी वो है आपको आपके सामने में, इट इज एन इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स ऑफ द बिजनेस सिस्टम अंडर विच ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज कैन बी हैंडल्ड। ये जो आपका परचेज का परिभाषा है, इट इज थ्री टाइप्स, यह पूरे तीन प्रकार के हैं। यानी आप कोई भी सामान अगर मार्केट से खरीदते हैं तो वह खरीदने से संबंधित आप जिस जिस कार्य को पूरा कर रहे होते हैं वह तरीका, वह कार्य प्रणाली आपका परचेज सिस्टम कहलाता है। इसकी बात करें क्या क्या चीज है, वो आपके सामने में सबसे पहला चीज आता है कैश परचेज, दूसरा आता है कॉन्सिग्नमेंट परचेज और तीसरा आता है क्रेडिट परचेज। कैश परचेज हुआ नगद खरीदारी, सामान आप लीजिए और रुपया दुकानदार को दीजिए, इसको कहते हैं कैश परचेज। दूसरा है कॉन्सिग्नमेंट परचेज। कॉन्सिग्नमेंट परचेज आजकल आप लोग देखते होंगे ऑनलाइन शॉपिंग का ट्रेंड एक चला हुआ है। मतलब आप फ्लिपकार्ट पर या किसी अमेजन पर या फिर किसी स्नैपडील पर आप वेबसाइट पर जाते हैं, सामान को परचेज करते हैं। परचेज करने के बाद जो ऑर्डर होता है वो ऑर्डर किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा, यानी दुकानदार के द्वारा नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति यानी डिलीवरी बॉय जिसको आप लोग बोलते हैं, डिलीवरी बॉय के द्वारा वो सामान आपके घर तक पहुंचाया जाता है और आप रुपया भी जो देते हैं दुकानदार को नहीं देते हैं, डायरेक्ट डिलीवरी बॉय को दे देते हैं कैश में या फिर अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो ऐसी परचेज को हम लोग कॉन्सिग्नमेंट परचेज की श्रेणी में डालते हैं। यानी न दुकानदार कस्टमर को जानता है और ना ही कस्टमर दुकानदार को जानता है कि हम ये सामान किससे खरीद रहे हैं या ये सामान हम किससे बेच रहे हैं। तो ऐसा परचेज आपका कॉन्सिग्नमेंट परचेज कहलाता है। इसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होता है जो सामान को दुकानदार से उठा करके ग्राहक के पास पहुंचाता है, वह कॉन्सिग्नमेंट परचेज कहलाता है। आगे आपका है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट परचेज का मतलब होता है उधार खरीदारी, यानी आप सामान ले लीजिए और रुपया 1 महीने के बाद, 10 दिन के बाद या अपने अनुसार से जो आपको दुकानदार एक समय सीमा देंगे कितने दिन के अंदर पेमेंट आपको करना है, तो वैसी खरीदारी आपका क्रेडिट परचेज कहलाता है। तो ये आपका परचेज सिस्टम है। आपके सामने में परचेज सिस्टम के कुछ रूल्स हैं, जो रूल्स आपको हम बतला दें। रूल्स ऑफ परचेज, परचेजिंग का जो रूल है, पहला रूल आपके सामने में है कि क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट दैट
यू वांट टू परचेज फ्रॉम मार्केट। आप जो सामान खरीदना चाहते हैं, सबसे पहले उन सभी सामानों की एक फ्रेश लिस्ट बना लीजिए कि हमको ये सारा सामान खरीदना है, और आप जाइए उस दुकान पे और वहां से सामान ले लीजिए। अब ऐसा नहीं कि लिस्ट बनाए नहीं है, चले गए मार्केटिंग करने के लिए, अब वहां पते नहीं है जो हमको लेना था, वो चीज हमको वहां यादें नहीं है। अब हम बैठ करके याद करेंगे कि भाई हम क्या लेना है, अब 1 घंटा सब सोचते रह जाएंगे। तो यहाँ पर वो सिस्टम नहीं होगा। आप फ्रेश एक लिस्ट बना लीजिए जो सामान आप खरीदना चाहते हैं। उसके बाद प्रिपेयर एंड डिस्पैच द ऑर्डर अगेंस्ट ऑर्डर लिस्ट। आप जो ऑर्डर बनाए हैं, जो लिस्ट बनाए हैं, उसको आप एक बार देख लीजिए अच्छे से कि क्या वो सारा सामान सही है, कोई सामान छूटा तो नहीं है। अगर छूटा है तो उसको मेंशन कीजिए, और उसके बाद आप उस लिस्ट को अपने दुकानदार से, जिससे आप सामान खरीदते हैं, अपने सप्लायर को जाकर के वो लिस्ट दे दीजिए कि भैया हमको ये सामान चाहिए, आप निकाल करके हमको दीजिए, और इसका एक जो बिल होता है, कच्चा बिल, आप हमको बना करके दीजिए कि कितना का बिल हुआ है। उसके बाद रिसीव द इनवॉइस अगेंस्ट ऑर्डर लिस्ट। आप जो ऑर्डर बना करके दिए हैं सप्लायर को, उससे एक कच्चा बिल रिसीव कीजिए कि भाई हम जो आपको सामान निकालने के लिए बोले हैं, हमको देने के लिए बोले हैं, उस सामान का आपका बिल कितना हुआ वो आप हमको बतलाइए। तो उससे आप एक कच्चा बिल रिसीव कर लीजिए। उसके बाद आपका जो होगा वो होगा प्रिपेयर एंड डिस्पैच द रिजेक्शन नोट व्हिच यू रिसीव फ्रॉम सप्लायर। अब आपको जो सप्लायर कच्चा बिल देगा उसको आप मिलाइए। अब ऐसा नहीं कि दिया उसको पेमेंट दे दीजिए, सामान उठाइए लेके चल दिया, ऐसा बात नहीं होना चाहिए। उस बिल को आप मिलाइए कि क्या पता सामान का दाम था 50 रुपया, आपसे जोड़ लिया 60 रुपया। अब बताइए 10 रुपया फाजुल देना पड़ा। अब आप बिना देखे चले जाइए घर, तो वहां पर भी आप देखिएगा कि भाई, तो आप कहिए कि वो 10 रुपया फाजुल जोड़ लिया। अब वहां से हेलो करिएगा कि भाई आप 10 रुपया फाजुल जोड़ लिए। इससे अच्छा है कि उस परेशानी से बचने के लिए आप दुकानदार के सामने में उस बिल को जोड़ लीजिए, अच्छे से देख लीजिए कि कहीं कुछ छूटा बढ़ा तो नहीं है, कहीं कुछ कमी बेस जोड़ा हुआ तो नहीं है। अगर कोई परेशानी है तो उसको आप अपने सप्लायर को कह करके ठीक करवाइए। और जब सब कुछ हो जाएगा तो रिसीव द फाइनल बिल एंड पे द बिल अमाउंट। अब जब आपका काम हो गया, सब कुछ आप संतुष्ट हैं, तो आप जो पुर्जा का बिल बना उस बिल को आप फाइनल कीजिए, दुकानदार को रुपया दीजिए, अपना सामान झोला उठाइए और चल दीजिए। ये आपका परचेज का एक बेहतर तरीका है, जिससे आप आसानी से मार्केट भी कर पाइएगा, और आप को कोई तरह का परेशानी भी किसी तरह का नहीं होगा। तो ये तरीका यदि आप फॉलो करते हैं तो आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होने वाला है। इससे न आपको कहीं पे घाटा लगने वाला है खरीदारी में, और न ही किसी चीज का नुकसान होने वाला है, और आप बेहतर तरीके से सामान भी बिना परेशानी का ले पाएंगे। तो ये था हमारा परचेज सिस्टम। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और ये तरीका आपको कितना बेहतर लगा, आप हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास है सेल्स एंड मार्केट सिस्टम, बिक्री प्रणाली, जिसको आप लोग कह लीजिए कि अपना सामान बेचना और मार्केट में अपना दुकान का पहचान स्थापित करना। क्योंकि ये भी बहुत बड़ी बात होती है अकाउंटिंग के मामले में, क्योंकि जब तक आप अपना पहचान मार्केट में नहीं बनाइएगा तो ग्राहक आपके पास आएगा नहीं। इसीलिए हम इसको भी इसमें इन्वॉल्व किया है। इसमें जो आपके पास है, देखिए, इट इज एन इम्पोर्टेंट मॉड्यूल्स ऑफ द बिजनेस system. It is an important modules of the business system under which all the activities related to sales can be handled. It is 3 types. यानी ये भी जो आपका है, वहां था आपका परचेज का, जिसमें आप सामान खरीद करके लाते हैं, और यहाँ है आपको बेचना, यानी सामान को आप बेचने का काम जिससे करेंगे, तो वो सारा प्रक्रिया आपका सेल्स मार्केट सिस्टम में आएगा। और यह भी आपका 3 प्रकार का है। कौन कौन सा है, तो आइए हम उस प्रकार को देखें। तो जो पहला है कैश सेल, दूसरा है कॉन्सिग्नमेंट सेल, और तीसरा है क्रेडिट सेल। तो यानी परचेज था, उसमें भी कैश परचेज, कॉन्सिग्नमेंट परचेज और क्रेडिट परचेज, यहाँ भी वही चीजें, बस परचेज की जगह सेल लग गया है। अब नगद आप बेचिएगा सामान ग्राहक से, आप भी अगर फ्लिपकार्ट पर सामान बेचते हैं तो वहां पे आपका कंसिग्नमेंट सेल कहलाएगा। और आप भी अगर किसी कस्टमर को उधार देते हैं तो वहां पे क्रेडिट सेल के दायरे में आएगा कि आप सामान दे दीजिए और रुपया 20 दिन 30 दिन आप जैसा कहिएगा, उसके बाद वो रुपया आपको कस्टमर लेकर के देगा। तो इस तरह से आप आसानी से सेल्स मार्केट भी आप आसानी से खड़ा कर सकते हैं। इसके भी कुछ, इसके क्या क्या इनके रूल्स को देखते हैं कि अब इनके क्या क्या रूल्स हैं। तो इनका जो रूल्स आता है, देखिए, रूल्स ऑफ सेल्स, हम सेल्स का जो रूल्स है वो है, सबसे पहला,
रिसीव द ऑर्डर लिस्ट फ्रॉम योर कस्टमर। आप अपने कस्टमर से, अपने ग्राहक से ऑर्डर लिस्ट पहले रिसीव करिए कि भाई आपको हम क्या क्या सामान निकाल करके दें। अब अगर नहीं रिसीव करिएगा तो परेशानी आप ही को होगा। अब भैया क्या परेशानी होगा, तो अब आप बैठा के कस्टमर से पूछिएगा कि भैया आप क्या दें, वो बताएगा भाई आलू दो 5 किलो, फिर पूछिएगा और क्या दें, फिर बोलेगा प्याज दो 10 किलो। तो इस तरह से आपको पूछना पड़ेगा। तो ये एक अलग समझिए एक क्रेडिट चलाता है कि आप एक कस्टमर के साथ बैठे रहिए और दूसरा कस्टमर खड़ा रहेगा। उससे अच्छा है कि भैया आप जो पुर्जा बना के लाए हो वो पुर्जा हमको दो और हम सामान आपको निकाल करके दे देंगे फाइनली। उसके बाद है प्रिपेयर एंड डिस्पैच द ऑर्डर अगेंस्ट ऑर्डर लिस्ट। अब उस ऑर्डर में आप सुधार करवाइए कि कहीं इसे कुछ और एक्स्ट्रा सामान लेना भी है या नहीं। अगर लेना है, ग्राहक आपको बताएगा कि हाँ भाई हमको ये सामान एक्स्ट्रा चाहिए, तो वो आप उसको जोड़ दीजिए, और नहीं तो जो आपको दिया वो देते चलिए। उसके बाद आपके पास होगा गिव द इनवॉइस टू योर कस्टमर अगेंस्ट ऑर्डर लिस्ट। अब जो आपका काम आएगा कि जो आप सामान निकाल करके दिए हैं उसका एक पुर्जा, जिसको कच्चा बिल कहते हैं, उसका कच्चा बिल निकाल करके आप उस ग्राहक को दे दीजिए और कहिए कि भैया इतना सामान का इतना रुपया हुआ, एक बार पुर्जा मिला लो। अगर कुछ और घटी बढ़ी करना है, कुछ जोड़ना है या कुछ घटाना है तो बताओ, हम अभी कर देंगे। अगर ग्राहक सहमत है तो ठीक है। प्रिपेयर एंड डिस्पैच द रिजेक्शन नोट व्हिच आर कमिटेड बाय कस्टमर या व्हिच आर क्लेम बाय कस्टमर। तो यहाँ पर आप जो सामान है प्रिपेयर एंड डिस्पैच का, जो आपको कस्टमर बतलाएगा कि हमको ये सामान अब हो गया फाइनल है, या फिर कोई बिल आप जोड़े हैं उसमें कस्टमर को किसी प्रकार का इशू आएगा तो वो क्लेम करेगा कि भाई आप इसका दाम ज्यादा जोड़ लिए हैं। तो वो सब आप कस्टमर से डिस्कस करके उसको सॉल्व कीजिए, और जब सारा चीज सॉल्व हो जाएगा तो गिव द फाइनल बिल एंड रिसीव द बिल अमाउंट। तो आप जब कुछ फाइनल हो गया तो उसको एक फ्रेश बिल बना करके दीजिए और उस बिल का सारा रुपया लीजिए कस्टमर से और सामान दे करके उसको चलता कीजिए, यानी वो अपनी जगह आप अपनी जगह। तो ये था आपका सेल्स एंड मार्केट सिस्टम का सारा प्रणाली, जो आप आसानी से इसको फॉलो करके आप उपयोग में ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे के प्रोसेस को देखते हैं। आगे हमारे पास है इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, यानी जिसको आप लोग इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली आप कह लीजिए, कि यहाँ से आप सामान का पूरा हिसाब किताब आप अच्छे से देख पाएंगे। तो इसमें है कि जो आपको कहा जा रहा है, इट इज एन also important modules of business system under which all the activities related to inventory can be handled. It is 3 types. इन्वेंट्री में आप सामानों का सारा लेखा जोखा आप आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ये भी आपके 3 प्रकार के हैं। कौन कौन, तो देखिए जो आपके सामने में है, पहला एनालिसिस, दूसरा ऑर्डर और तीसरा स्टॉक। एनालिसिस का मतलब था विश्लेषण करना किसी सामानों पर। मानिए कोई भी सामान आप खरीद के ला रहे हैं, वो सामान आपका अच्छा से कस्टमर सेलेक्ट किया, उस सामान का प्राइस कस्टमर को अच्छा लगा, मार्केट में उसका डिमांड आपको ज्यादा लग रहा है, तो वो सब एनालिसिस करना हो गया कि आप उसको एनालिसिस कीजिए। या कोई सामान नहीं बिक रहा है, आप मंगा लिए तो अगला बार से उसको नहीं मंगाइए। तो ये सब तरह का एनालिसिस आपको अपने में करना होगा। अपने अगर स्टाफ रखे हैं दुकान में तो आप उन स्टाफ के साथ उसका हिसाब किताब अच्छे से एनालिसिस करिए और उसके बाद फिर ऑर्डर तैयार कीजिए। क्योंकि अब सामान बिक गया होगा तो अब उसका ऑर्डर भी बनेगा, उस बिके हुए सामान का ऑर्डर लिस्ट तैयार कीजिए ताकि अगला कस्टमर कल के डेट में आपके दुकान से रिटर्न ना हो, सामान आपके दुकान पे अच्छे से आ जाए। और तीसरा है आपका स्टॉक। अब ऐसा नहीं कि अब कोई सामान का ऑर्डर लिस्ट तैयार कर रहे हैं, स्टॉक में पहले से पड़ा हुआ है, फिर ऑर्डर करके फिर मंगवा लिए, तो पहला वाला तो जाम ही है, फिर जो बचा वो भी आप ऑर्डर में मंगा लीजिएगा, वो भी जाम में फंस जाएगा। आज जो सामान खत्म हो गया उसका आप लिस्टें नहीं तैयार किए हैं। इस हिसाब से आपको स्टॉक भी चेक कर लेना है कि कोई सामान जब आप ऑर्डर लिस्ट तैयार करें तो वो स्टॉक में पहले से है भी या नहीं है तो छोड़ दीजिए, और अगर नहीं है तो उसका ऑर्डर लिस्ट आप तैयार कीजिए। तो इस तरह से आपका इन्वेंट्री प्रबंधन प्रणाली, आप अगर इस मैनेजमेंट को रखते हैं तो आपका बिजनेस बेहतर तरीके से आगे भी बढ़ेगा। तो साथियों, आपको हमारा ये अकाउंट्स का ट्यूटोरियल्स कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और आप इस सारे लेक्चर्स को अपने कॉपी पे भी रिकॉर्ड कीजिए ताकि भविष्य में ये आपको बेहतर तरीके से काम आए। और हर एक चीज देखिए हम पूरा एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि आपको फिर भी कहीं परेशानी लग रही है तो आप कमेंट करके हमसे जरूर पूछिए। हम आपसे बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद।